किसी ने क्या खूब कहा है, परिश्रम अच्छे भाग्य की जननी है। तो परिश्रम कीजिए दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम पार्ट आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे आरपीएससी हो, चाहे नेट हो, चाहे केवीएस हो, टीजीटी, ये पीछे आए हुए पेपरों के क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी के द्वारा बार बार दोहराए जाते हैं हर पेपर के अंदर। वो ही क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलो देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल है जो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई है और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। और पृथ्वीराज रासो को अंतिम रूप से किसने पूर्ण किया था? तो वो किया था चंद्र बरदाई के पुत्र जलहण ने। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल संस्कृतायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हुए हैं? सरहपा, कण्हपा, डोम्बिपा, कमरीपा। तो चर्या गीत और दोहा कोश रचना किसकी है? तो ये सरहपा की है। सरहपा को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सरोज वज्र, राहुल भद्र। और इसके अलावा सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। रचना के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: सरहपा, पुष्पदंत, अधैमाण, लुइप्पा। ये आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ है। तो आरपीएससी के द्वारा लेक्चरर के अंदर 5-7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इनका रचनाकाल, अगर रचनाकाल की बात करें तो सरहपा 7वीं-8वीं शताब्दी का है, लुइपा 8वीं शताब्दी का है, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी का है और अधैमाण ये 14वीं शताब्दी का है। तो सबसे पहले आएगा सरहपा, उसके बाद आएगा लुइपा 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अधैमाण 14वीं शताब्दी। तो 4 नंबर आएगा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जीन विजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, धीरेन्द्र वर्मा का। तो ये किसका विचार है? रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। इशक बरा है देख ले और जगत से दूर, इशक बरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय हैं? सन्यासी, कुआ, खंडेर, प्रेमिका हृदय। तो इस पहली का क्या अभिप्राय है? इशक बरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। ये कुएं के लिए आया है। इनकी और भी खुसरो की पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनमें से एक न गिरे। तो वो क्या होता है? आकाश होता है। एक पहेली और है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए।
तो ये किसके बारे में कहा गया है? दीपक के बारे में। अर्थ अर्थ तो इसका बुझेगा, मुंह देखा तो सूझेगा। अगर मुंह देखा तो ही सूझेगा। ये किसके बारे में कहा गया है? दर्पण के बारे में। अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल आदि। सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां किस कवि की है? विद्यापति की, नरपति नालह की, अमीर खुसरो की, भट्ट केदार की। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां पंक्तियां किसकी है? ये अमीर खुसरो की है, जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे हैं, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा की है जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन किया गया, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल का, जो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नालय द्वारा रचित है? तो ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। नेट के अंदर, आरपीएससी के अंदर जो भी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा रासो काव्य नरपति नालय द्वारा रचित है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो कौन सा रासो है? तो नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रासो है। परमाल रासो किसका है? तो परमाल रासो जगनिक का है। खुमान रासो दलपति विजय का है। और पृथ्वीराज रासो ये तो चंद्रवरदाई जी का है। तो परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन से साहित्य की? नाथ साहित्य की। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है, यही नहीं है नाथ साहित्य से संबंधित। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था रखते हैं नाथ, गुरु की महिमा है, उल्टभाषियों का प्रयोग किया है नाथों ने, ये तीनों सही है। आदिकाल के नामकरण के बारे में असत्य कथन है। आदिकाल के नामकरण के बारे में असत्य कथन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज व्यापन काल कहा था। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा था? प्रारंभिक काल नहीं कहकर आरंभिक काल कहा था। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा था, यही सम्मिलित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। तो प्रारंभिक काल किसने कहा था? प्रारंभिक काल कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। असुमेलित है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय सही है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, ये भी सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, अगर दर्शन आ गया तो विलोचन यानी लोचन भी आएगा, तो नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का है।
डॉक्टर भागीरथ मिश्र का नहीं है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी काव्य शास्त्र। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने क्या लिखा था? हिंदी काव्य शास्त्र लिखा था, हिंदी काव्य शास्त्र। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है इतिवर्तात्मकता यानी बौद्धिकता, युद्ध वर्णन की सजीवता, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रय दाताओं की प्रशंसा। तो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नहीं है, तो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति इतिवर्तात्मकता यानी बौद्धिकता नहीं है। आदिकाल में युद्धों का वर्णन हुआ है रासो साहित्य में, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, जैसे पृथ्वीराज रासों में, श्रृंगार रस की बिसलदेव रासों में। आश्रय दाताओं की प्रशंसा की है क्योंकि युद्धों का वर्णन किया गया है, तो राजा के वीरत्व को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। आश्रय दाताओं की प्रशंसा की गई आदिकाल में। तो इतिवर्तात्मकता बौद्धिकता नहीं थी आदिकाल में। बेमेल को छांटिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास डॉक्टर गुलाब राय। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गुलाब राय। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसने लिखा? नगेंद्र जी ने लिखा, सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, ये गलत है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो ये तो बच्चन सिंह ने लिखा था। किसने? बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा था। तो गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें 24 सलाखा पुरुषों यानी 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? जसहर चरियु, अणय कुमार चरियु, आदि पुराण, महापुराण। तो पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है? वो है अणय कुमार चरियु, अणय कुमार चरियु। इसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। और पुष्पदंत को शिव से सेंगर ने अपभ्रंश का भवभूति कहा है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को किसने कहा है? शिव सेंगर ने कहा है। और इसकी ये महापुराण रचना है। महापुराण रचना के कारण पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। किस रचना के कारण? महापुराण रचना के कारण। किस ग्रंथ का एक अंश आलय खंड के नाम से लोकप्रिय है? हमीर रासों का, बिसलदेव रासों का, संदेश रासक का, परमाल रासों का। तो किस ग्रंथ का एक अंश आलय खंड के नाम से लोकप्रिय है? वो है परमाल रासों का। ये परमाल रासो वही है जो सर्वप्रथम 1865 में चार्ल्स इलियट द्वारा आलय खंड के नाम से प्रकाशित करवाया गया। और परमाल रासो की प्रसिद्ध पंक्ति आप सभी को याद भी होगी, 12 वर्ष लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन का धिक्कार। तो ये किस रासो की पंक्ति है? परमाल रासो की पंक्ति है। तो आलय खंड के नाम से 1865 में परमाल रासो को प्रकाशित करवाया था चार्ल्स इलियट ने, और आलय खंड के नाम से ही लोकप्रिय है परमाल रासो। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह उक्ति किस लेखक की है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह उक्ति किस लेखक की है? तो ये बात किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इतना याद रखना, आध्यात्मिक के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये बात कौन करता है? ये रामचंद्र शुक्ल जी करता है।
पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन नृप काज। यह उक्ति किसकी है? स्वयंभू की, गोरखनाथ की, चंद्रवरदाई की? इनमें से कोई नहीं। पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन नृप काज, ये उक्ति चंद्रवरदाई की है, पृथ्वीराज रासो के अंदर। चंद्रवरदाई का जन्म 1168 में लाहौर में हुआ था और इसके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र था जलहण, जिसने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग को किसने पूरा किया था? जलहण ने पूरा किया था। अपभ्रंश भाषा में दब सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, देवसेन, लक्ष्मीधर। तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना किसने की थी? देवसेन ने की थी। किसने? देवसेन ने। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार जो 933 ईस्वी में देवसेन के द्वारा लिखी गई। श्रावकाचार में 250 दोहे और उसमें श्रावकाचार में श्रावक धर्म यानी गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये भी आप साथ में याद रखना। हिंदी के वृहद इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन सी है? हिंदी के वृहद इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन सी है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था नागरिक प्रचारणी सभा काशी है। नागरिक प्रचारणी सभा की काशी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई को। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 को हुई थी और ये 3 विद्वानों के प्रयास से हुई थी। शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास इनमें प्रमुख थे। और उसमें यानी 1893 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास को 1896 में नागरिक प्रचारणी सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। राधा कृष्ण दास को 1893 में। वर्ण रत्नाकर के रचयिता है शंभु, विद्यापति, जगन्नाथ दास, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है, याद रखना। और ये वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में लिखी गई। अगर वर्ण रत्नाकर की भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा में, कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में। वर्ण रत्नाकर को मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। ये नेट एग्जाम में आई हुई है। कौन से एग्जाम में? नेट में आई हुई है। सहजियान संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, श्रैपा, सहजोबाई, इनमें से कोई नहीं। तो सहजियान संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्रैपा थे। कौन थे? श्रैपा। सहजियान संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्रैपा थे। ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस दोहराया जा सकता है। देखो, बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, एक तो हीनयान और महायान। और महायान की फिर 2 शाखाएं हो गई, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान शाखा से सिद्ध निकले। वज्रयान शाखा से कौन निकले थे? सिद्ध निकले थे, यानी सिद्ध साहित्य का आविर्भाव हुआ। श्रैपा को सहजयान शाखा का प्रवर्तक और हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। श्रैपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है दोहा कोश। कौन सा ग्रंथ है? दोहा कोश। ये भी याद रखना। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में? यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो ये कितने भागों में? ये 4 भागों में। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ है, ये 4 भागों में है। इसके प्रथम 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हो गए थे और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लगभग
5000 कवियों को स्थान दिया गया है। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें किस पद्धति को अपनाया गया है? तो उसमें विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया है। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से हुई है, ये किसने माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों आप कमेंट करके ये बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है। ये क्वेश्चन देखो कॉलेज लेक्चरर में 5 जुलाई 2016 को आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वसंत विलास। वसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। श्रृंगारिक काव्य, भक्ति काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य। कौन सा काव्य है वसंत विलास? तो वसंत विलास श्रृंगारिक काव्य है। कौन सा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य है। और इसका लेखक अभी तक अज्ञात है। वसंत विलास के प्रथम संपादक की बात करें तो श्री केशवलाल हर्षद राय ध्रुव थे। और सर्वप्रथम यह रचना 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से प्रकाशित हुआ। वसंत विलास ग्रंथ है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से पता चला। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैंने पूछा था आपसे कि रासो साहित्य की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से मानी है? तो वो मानी है रासक से। किससे मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से। रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। गार सादा तासी ने राजसू से मानी है। किससे मानी है? राजसू से, गार सादा तासी ने। और इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो किसने माना है? तो पुरानी हिंदी को, यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? पहली बात तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए 7वीं 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तबकातु ससुरा के लेखक है। तो इस ग्रंथ यानी तबकातु ससुरा के लेखक है अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, इंशाल्लाह खां, मौलवी करीमुद्दीन। तो तबकात ससुरा के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन है, मौलवी करीमुद्दीन। आगे देखते हैं अमीर खुसरो कृत नूह स्पीयर का विषय है। अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर का विषय क्या है? भाषा बोली, काव्य शास्त्र, शब्दकोश, प्रशस्ति ग्रंथ। तो नूह स्पीयर में किसका वर्णन है? तो ये भाषा और बोली से संबंधित ग्रंथ है नूह स्पीयर। यानी अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक अमीर खुसरो के ग्रंथ नूह स्पीयर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में चर्चा की गई है। नूह स्पीयर कस्बे का नाम है। नूह स्पीयर किसका नाम है? नूह स्पीयर एक कस्बे का नाम है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त अमीर खुसरो के अन्य ग्रंथ भी है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, नजराने हिंद, दो सूखनी प्रमुख हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। ये पीजीटी में आया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। क्या सही बात है? गलत बात है यही, क्योंकि पृथ्वीराज रासो है ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है।
बिसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, सही है। अधिकतर रासो काव्य प्रमाणित नहीं है, ये बात भी सही है। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है, यह बात भी सही है। तो पृथ्वीराज रासो वीरस प्रधान रासो है। हालांकि वीरस का सर्वाधिक प्रयोग प्रमाल रासो में किया गया है। बिसलदेव रासो मूलतः विरह श्रृंगार पर ग्रंथ है। बिसलदेव रासो है ये मूलतः विरह श्रृंगार पर ग्रंथ है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, वीर, क्रूर, हास्य। तो कौन सा रस है? वीर रस है, वीर रस। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ये नवोदय विद्यालय में आया क्वेश्चन है। गारसादे तासी ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। तो हिंदी साहित्य में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में? 11 कालखंडों में। काल विभाजन की बात कर रहा है ये। काल के आधार पर हिंदी साहित्य का विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था सर्वप्रथम। इनसे पहले गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। इससे पहले गारसादा तासी थे, शिव सिंह सेंगर थे, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में लिखा, लेकिन इन्होंने काल के विभाजन के बारे में कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले काल विभाजन डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और कितने भागों में बांटा? हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा। नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है रोड़ाकृत राउलवेल में, आसाहितकृत हंसावली में, कुशल लाभकृत ढोला मारूरा दुआ में, अध्ययमानकृत संदेश राशक में। तो नायिकाओं का नख से सिख तक वर्णन मिलता है रोड़ाकृत राउलवेल में। राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। राउलवेल रचना है ये रोड़ा कवि 10वीं शताब्दी में रचित थी। राउलवेल को 10वीं शताब्दी में रचित रचना है, जिसमें राउलवेल में नक्श सिख का वर्णन किया गया है। और राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख हैं। और ये धार यानी मालवा के शिलालेख पर अंकित रचना है। राउलवेल धार मालवा के शिलालेख पर अंकित रचना है। और ये राउलवेल गद्य और पद्य में रची गई है, इसलिए चंपू काव्य है। क्या है? चंपू रचना है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नाम आधा रखने से नहीं हो सकता, ये तो पूरा ही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? सुमन राज्य का है, पूरा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, ये भी पूरा है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, ये भी पूरा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसका एक ही भाग लिखा गया है, ये अधूरा है, ये अधूरा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसमें 693 से 1693 तक के कवियों का वर्णन किया गया है, यानी भक्ति काल तक का वर्णन है इसमें। शेष खंड है प्रकाशित है इसका। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है या कोई राय देनी है या कोई गलती रही है, जो भी सुझाव देना है, कमी दिखी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।